हेलो फ्रेंड्स, ट्रांसलेशन के आज की इस क्लास में हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, उसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं वो सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो हालांकि हमने अपने पहले के वीडियो में आपको इस टेंस के सेंटेंसेस की पहचान भी बता दी थी और कुछ बेसिक बातें बताई थी, लेकिन आज फिर से आपको उनको रिमाइंड कराए दे रहे हैं। तो जो सिंपल प्रेजेंट के जो सेंटेंस होते हैं ना, तो हिंदी में जब कोई सेंटेंस आपको दिया जाता है या आपको बोलना होता है, मतलब हिंदी में आपके माइंड में है, इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना है, या हिंदी में कहीं लिखा हुआ है, इंग्लिश में आपको उसको ट्रांसलेट करके लिखना है, तो आप तभी ना कर पाओगे जब आपको ये पता होगा कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही बात आती है कि क्या इनकी पहचान होती है। तो एक बेसिक बात तो आपको हमेशा ये याद रखनी है कि इस टेंस में कार्य वर्तमान समय में होता है, क्योंकि प्रेजेंट से रिलेटेड मामला है। तो एक बात तो ये होगी कि कार्य जो है इसमें वर्तमान समय में होना पाया जाता है, और दूसरा इसकी आइडेंटिफिकेशन ये होती है कि PIT अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ता हूँ आदि शब्द आते हैं। अर्थात किसी हिंदी के सेंटेंस में अगर इस तरह से कुछ लास्ट में आ जाए तो आप समझ जाना कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और उसी के रूल यहाँ पे अप्लाई होंगे। तो अब आप जो है ना इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ो कि किस तरह से उनको ट्रांसलेट करते हैं। इससे पहले हमने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस ट्रांसलेट करना सिखा दिया है और अफर्मेटिव सेंटेंस भी ट्रांसलेट करना सिखा दिया है। यदि आप उन वीडियोज़ को वॉच करना चाहो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के उनको वॉच कर सकते हो। तो देखो, इंट्रोगेटिव का हिंदी मीनिंग जो होता है वो प्रश्नवाचक होता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसका जो है ना थोड़ा सा इंट्रोगेटिव जो है नेगेटिव और अफर्मेटिव के मुकाबले थोड़ा लेंदी होता है, तो बहुत डिटेल में बहुत क्लियर करके एक एक चीज़ों को आपको समझाएंगे। तो जब प्रश्नवाचक, एक कंडीशन तो ये होगी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कि जब प्रश्नवाचक शब्द अर्थात क्या, यहाँ पे हमने ब्रैकेट में लिख दिया है कि जब क्या शब्द, भाई क्या प्रश्नवाचक शब्द है ना, इसी से तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो जाता है। तो जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो, ठीक है, अर्थात वाक्य की शुरुआत ही क्या से हो, और सब्जेक्ट ही हो या फिर शी हो या फिर इट हो एवं एक वचन करता, या फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट हो जो एक वचन करता हो, जैसे किसी लड़की का नाम हो गया, लड़के का नाम हो गया, या फिर कुल मिलाकर के जब एक व्यक्ति के बोध होने का पता लगे तो उस समय सब्जेक्ट क्या होगा, एक वचन होगा। तो दो कंडीशन यहाँ पे दी गई हैं कि सेंटेंस में एक तो क्या शब्द वाक्य के शुरू में आ जाए, और दूसरी कंडीशन यह है कि एक वचन करता हो। तो कौन सा नियम अप्लाई करेंगे, तो फिर ये वाला रूल अप्लाई करेंगे। अर्थात सबसे पहले तो वहाँ पे जो है डज लिखा जाएगा। जैसे क्या शब्द आएगा ना, तो क्या की अंग्रेजी वोट नहीं लिखेंगे बल्कि डज लिखेंगे। उसके बाद फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्थात V1 का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। तो जब ये दो कंडीशन आपको किसी सेंटेंस में दिखें कि क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में आ रहा हो और सब्जेक्ट एक वचन हो, तो फिर सीधा सीधा आप इस नियम को वहाँ पे अप्लाई करके ट्रांसलेशन कर सकते हो उन सेंटेंसेस की। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से हमने आपको समझाने की कोशिश की है और आपको पूरी तरह से समझ में आएगा भी। क्या मोहन किताब पढ़ता है, ये सेंटेंस है। तो इसमें देखो दोनों कंडीशन ये अप्लाई हो रही हैं कि एक तो क्या वर्ड जो है, ये जो इंट्रोगेटिव वर्ड है क्या, ये वाक्य के शुरू में आ गया, और दूसरी कंडीशन थी कि सब्जेक्ट एक वचन करता हो। तो मोहन, मोहन तो एक ही व्यक्ति है,
तो सब्जेक्ट भी एक वचन कर्ता हो गया। तो जब ये दोनों कंडीशन हो तो इस सब्जेक्ट को इस रूल को अप्लाई करो कि सबसे पहले तो डज लिखो, तो डज लिख दिया। उसके बाद सब्जेक्ट लिखो, तो सब्जेक्ट है मोहन, तो मोहन लिख दिया। फिर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब मतलब क्रिया, तो क्या वर्ब है यहाँ पे, क्या क्रिया हो रही है, क्या मोहन किताब पढ़ता है। भाई पढ़ने का काम का ही तो बोध हो रहा है, तो पढ़ना जो है वो वर्ब हो गया। तो उसकी फर्स्ट फॉर्म ये लिख दी रीड, और उसके बाद बचा ऑब्जेक्ट, जो बचा उसको लिख दो, क्या बचा, किताब, ए बुक। तो डज मोहन रीड ए बुक, क्या मोहन किताब पढ़ता है। बताओ कुछ मुश्किल है क्या। दूसरा सेंटेंस है, क्या वह रोज स्कूल जाती है, ये सेंटेंस है। तो यहाँ भी दोनों कंडीशन है कि क्या वर्ड भी वाक्य के शुरू में आ रहा है और वह स्कूल जाती है, अर्थात किसी फीमेल की बात हो रही है, किसी लड़की की बात हो रही है। क्या वह रोज़ स्कूल जाती है, तो एक लड़की की बात हो रही है ना, एक फीमेल की बात हो रही है। तो एक वचन कर्ता हो गया सब्जेक्ट, और क्या वर्ड वाक्य के शुरू में आ गया। तो फिर इस नियम को अप्लाई करेंगे, सबसे पहले डज लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट कौन है, वह, तो वह के लिए ही लिखेंगे कि शी लिखेंगे। भाई क्या वह रोज़ स्कूल जाती है, तो फीमेल होने का पता लग रहा है, तो इसलिए शी लिखेंगे। तो डज शी गो, सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, जाना, तो जाने की अंग्रेजी होगी गो। डज शी गो, जो बाकी बचा फिर उसको लिख दो, टू स्कूल एवरी डे। एवरी डे की जगह आप यहाँ पे डेली का भी प्रयोग कर सकते हो, अर्थात डज शी गो टू स्कूल एवरी डे, या फिर इसको इस तरह से भी आप कर सकते हो कि डज शी गो टू स्कूल डेली। ठीक है, तो इस तरह से करके तो ये हो गया। अब नेक्स्ट रूल को देखेंगे। नेक्स्ट रूल में कहता है कि जब प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, कब, कैसे, क्यों, कहाँ आदि वाक्य के बीच में हों, ठीक है। अभी तक तो क्या की बात हो रही थी कि क्या वाक्य के शुरुआत में हो, लेकिन अब बात हो रही है बाकी और भी इंट्रोगेटिव वर्ड की, यदि ये वाक्य के बीच में हो, अर्थात शुरू में ना हो, चाहे वो क्या ही क्यों ना हो। एवं सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई एक वचन करता हो। ये कंडीशन तो पहली वाली ही है कि यदि सब्जेक्ट तो हो एक वचन करता, और ये जो इंट्रोगेटिव वर्ड हैं क्या, कब, कैसे, क्यों, कहाँ, या दूसरे भी कोई इंट्रोगेटिव वर्ड हो सकते हैं, तो यदि ये वाक्य के बीच में हो तो फिर आपको इस नियम को अप्लाई करना है। ठीक है, ये नियम क्या कहता है कि सबसे पहले तो आप ये जो आई वर्ड मैंने लिखा है तो शॉर्ट में लिख दिया है आई फॉर इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव वर्ड, सबसे पहले तो आपको इंट्रोगेटिव वर्ड लिखना है, अर्थात आपको प्रश्नवाचक शब्द लिखना है। उसके बाद आपको डज लिखना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिख देना है, और बाद में साइन ऑफ इंट्रोगेशन भी लगा देना है। तो एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, वह सुबह को कहाँ खेलता है। वह सुबह को कहाँ खेलता है, तो ये इंट्रोगेटिव जो वर्ड है कहाँ, तो ये वाक्य के बीच में आ गया। तो क्या नियम है, देखो दो कंडीशन हमने बताई थी ना कि सब्जेक्ट एक वचन करता हो और इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आ जाए। तो ये जो इंट्रोगेटिव वर्ड है कहाँ, ये वाक्य के बीच में आ गया ना इस सेंटेंस के, तो फिर ये नियम अप्लाई होगा। सब्जेक्ट यहाँ पे एक वचन करता है ही, वह है नी, एक का सेंस जा रहा है। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लिखेंगे, तो इंट्रोगेटिव वर्ड है वेयर, तो वो लिख दिया वेयर यहाँ पे। उसके बाद लिखेंगे डज, तो डज लिख दिया। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट क्या है, वह, अर्थात मेल का सेंस जा रहा है ना, कहाँ खेलता है, खेलती है हो जाता तो फिर फीमेल का सेंस जाता तो फिर शी लिखते, लेकिन मेल का सेंस जा रहा तो ही लिखेंगे, लिख दिया ही। वेयर डज ही प्ले, अब क्या देखो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी थी, तो वर्ब क्या है इसमें, खेलने का काम हो रहा है ना, वर्ब का मतलब क्रिया, अर्थात क्या क्रिया हो रही है, क्या काम हो रहा है, खेलने का, तो प्ले लिख दिया। और फिर क्या बचा, ऑब्जेक्ट, उसको लिख देंगे।
वेयर डज सी प्ले इन द मॉर्निंग, सुबह को अर्थात इन द मॉर्निंग। वेयर डज सी प्ले, वेयर डज ही प्ले इन द मॉर्निंग, वह सुबह को कहाँ खेलता है। अभी एक दो सेंटेंस, एक दो एग्जाम्पल और देखेंगे इसका, और एक नियम और बचेगा, फिर उसको पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे मुझे दो एग्जाम्पल और लिखने थे, इसलिए पिछले फॉर्मूले को मैंने यहाँ पे फिर से लिख दिया है कि इंट्रोगेटिव वर्ड लिखेंगे पहले, फिर डज लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। दूसरा एग्जाम्पल समझिए, तुम्हारा भाई कहाँ रहता है। तुम्हारा भाई कहाँ रहता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कई लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि यार तुम्हारे से मतलब तो शायद यू से होता है, और यू तो बहुवचन होता है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे यू का मतलब नहीं है। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, तुम्हारा भाई, एक भाई की बात हो रही है ना, तुम्हारे एक भाई की बात हो रही है, तो सब्जेक्ट एक वचन करता हो गया ना। तो अभी हमने पीछे नियम पढ़ा था कि जब सब्जेक्ट एक वचन हो और इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आ जाए तो फिर इस नियम को लगाना है। तो कहाँ वाक्य के बीच में आ गया, तो फिर क्या इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। सबसे पहले तो इंट्रोगेटिव वर्ड लिखेंगे अर्थात कहाँ, कहाँ की अंग्रेजी लिख देंगे, लिख दी वेयर। उसके बाद फिर क्या डज लिखना होता है, तो डज लिख दिया, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना होता है, तो सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारा भाई, तो तुम्हारा भाई मतलब योर ब्रदर, ठीक है। तो वेयर डज योर ब्रदर, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है यहाँ पे रहना, तो रहने की अंग्रेजी होती है लिव। वेयर डज योर ब्रदर लिव, तुम्हारा भाई कहाँ रहता है। एक और सेंटेंस के माध्यम से इसको समझ लो, आकाश हॉकी क्यों खेलता है। तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है, क्यों, और वाक्य के बीच में आ रहा है। सब्जेक्ट है आकाश जो कि एक वचन करता है, तो फिर ये वाला नियम अप्लाई होगा ना। तो क्या कह रहा है इस नियम में कि सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लिखना है। इंट्रोगेटिव वर्ड है क्यों, तो उसकी अंग्रेजी हो गई वाई, ठीक है, ये वाई आ गया। उसके बाद क्या कह रहा है नियम में कि उसके बाद लिखना होता है डज, तो यहाँ पे हमने फिर डज लिख दिया, वाई डज। उसके बाद लिखना होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, आकाश, तो आकाश लिख दिया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, खेलना, खेलने का ही तो काम हो रहा है ना यहाँ पे, तो वर्ब है खेलना। खेलने की अंग्रेजी होती है प्ले, फर्स्ट फॉर्म लिखनी होती है ना। तो वाई डज आकाश प्ले। अब बचा बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या बचा, हॉकी, तो हॉकी लिख दिया। वाई डज आकाश प्ले हॉकी, आकाश हॉकी क्यों खेलता है। अब एक नियम ये और बचेगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का मतलब आप समझते हो कि जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव भी हो और जब सेंटेंस नेगेटिव भी हो, अर्थात उसके अंदर इंट्रोगेटिव शब्द भी आ जाए, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द भी आ जाए और नहीं भी आ जाए, तब क्या करना है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को ट्रांसलेट करते समय सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग करते हैं। बाकी दोनों नियम ऐसे ही रहेंगे जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ाए हैं, केवल हमें करना क्या होगा कि जो सब्जेक्ट होगा उसके बाद नोट लिख देंगे। जैसे वह स्कूल क्यों नहीं जाता है, तो यहाँ पे क्यों ने तो इस वाक्य को बना दिया इंट्रोगेटिव, और नहीं ने इस वाक्य को बना दिया नेगेटिव। तो वह स्कूल क्यों नहीं जाता है, इसकी फिर ट्रांसलेशन क्या हो जाएगी कि सबसे पहले तो इंट्रोगेटिव वर्ड की अंग्रेजी लिखेंगे, तो वाई लिख दिया। उसके बाद डज का प्रयोग करेंगे, तो डज लिख दिया। उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है, सब्जेक्ट क्या है, वह की अंग्रेजी होती है ही, और अगर जो है फीमेनाइन जेंडर होता है, मतलब महिला की बात हो रही होती है, तो फिर उसकी अंग्रेजी शी हो जाती है। तो वाई डज ही, और चूंकि नहीं आ रहा है और नियम कह रहा है ये कि सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग करते हैं, तो ये सब्जेक्ट है, इसके बाद यहाँ पे नोट का प्रयोग हो गया। तो वाई डज ही नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल क्यों नहीं जाता है। एक सेंटेंस और हमने लिया है इसी रूल पे बेस्ड, मीरा अपने भाई की
सहायता क्यों नहीं करती है। ठीक है, मीरा अपने भाई की सहायता क्यों नहीं करती है। तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। क्यों है भाई, क्योंकि क्यों वर्ड ने तो इसको इंट्रोगेटिव बना दिया, क्योंकि ये वर्ड इंट्रोगेटिव है। नहीं ने इसको जो है नेगेटिव बना दिया, तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। तो मीरा अपने भाई की मदद क्यों नहीं करती है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे क्यों की अंग्रेजी, तो हमने वाई लिख दी। उसके बाद नहीं, उसके बाद क्या लिखा जाएगा, डज। ऐसे ही तो था नियम पीछे। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा बैक करके देख सकते हो। तो वाई आ जाएगा, उसके बाद डज आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट कौन है इसमें, मीरा, तो मीरा लिख दिया। और उसके बाद नियम ये कह रहा था कि सब्जेक्ट के बाद नोट लिखते हैं, तो नोट लिख दिया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। वर्ब क्या है यहाँ पे, सहायता करना। सहायता करने की अंग्रेजी होती है हेल्प। तो वाई डज मीरा नॉट हेल्प, और क्या है, अपने भाई की। तो अपने की अंग्रेजी यहाँ पे क्या आएगी, हर, या हिज भी आ सकती है, नहीं आ सकती ना। हिज जो आती है वो जब आती है जब सब्जेक्ट मेल होता है, लेकिन जब सब्जेक्ट फीमेल होता है तो फिर हर आती है। जैसे मीरा फीमेल है तो इसलिए आएगी हर, ब्रदर, भाई। तो वाई डज मीरा नॉट हेल्प हर ब्रदर, बाद में साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा देना होता है। ठीक है, और ये एक एक्सरसाइज आपके लिए है, 3 सेंटेंस है। तो आप इन सेंटेंसेस को जो है ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में लिखना। क्या वह पतंग उड़ाता है। ठीक है, 3 नियम मैंने यहाँ आज आपको बताए हैं, तीनों नियम पे आधारित एक एक सेंटेंस है। क्या वह पतंग उड़ाता है, इसको ट्रांसलेट करना। आजकल ललित कहाँ रहता है, इसको ट्रांसलेट कर देना। वह रोज चाय क्यों नहीं पीती है। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको ट्रांसलेट करोगे तो जो नियम आपने पढ़े हैं तो उनका एप्लीकेशन यहाँ पे हो जाएगा। और एक बात और मैं आपको एडिशनल बता दूं कि इस तरह के सेंटेंसेस में आप देख ही रहे हो कि कहीं पे भी है की अंग्रेजी या हूँ की अंग्रेजी या हो की अंग्रेजी नहीं आती है, यानी कि इज, एम, आर में से कुछ का भी प्रयोग यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, तो इसी तरह से करके ये क्लास थी भाई। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।